आज की कहानी एक किडनैपिंग की कहानी है और ये कहानी सुनने के बाद आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे कि आपने किसी सीआईडी के एपिसोड को देखा हो। जिस तरीके से सीआईडी में ऑफिसर्स का एक डायलॉग होता है कि सीआईडी के लिए एक छोटा सा सबूत एक बड़े मुजरिम को पकड़ने के लिए काफी होता है। इस केस में भी बिल्कुल सेम सिचुएशन आती है और इस केस को भी यूपी पुलिस या फिर किसी प्रदेश की पुलिस नहीं हैंडल करती बल्कि सीआईडी हैंडल करती है। इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात से। गुजरात के एक बिजनेसमैन जिनका नाम हनीफ हिंगोरा होता है। अच्छी खासी इनके पास प्रॉपर्टी होती है, अच्छा खासा इनका बिजनेस चलता है। इनका एक बेटा सुहेल हिंगोरा जो कि अपने बाप के साथ हनीफ हिंगोरा के साथ बिजनेस में हाथ बटाता है। इनकी एक फैक्ट्री होती है दमन में। ये अक्सर अपने घर से दमन फैक्ट्री में जाते और आते, इस तरीके से इनका आना जाना हमेशा लगा रहता। एक दिन सुहेल हिंगोरा अपने घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद दमन में अपनी फैक्ट्री में जाते हैं और उसी बीच जब ये फैक्ट्री में अंदर जाते हैं, अपनी सब कुछ देख रेख के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उसी वक्त 5 गाड़ियां जो कि उनकी फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी, वो 5 गाड़ी में से कुछ लोग निकलते हैं और सुहेल हिंगोरा को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। जबकि सुहेल हिंगोरा खुद ब्लैक बेल्ट, मार्शल आर्ट सब कुछ जानते थे, यानी 4-5 लोग के लिए सुहेल हिंगोरा अकेले ही काफी थे। लेकिन उन 5 गाड़ियों में किडनैप करने वाले की तादाद ज्यादा थी। इस वजह से कुछ देर तक सुहेल हिंगोरा स्ट्रगल करते रहे, उन लोगों से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करते रहे। लेकिन काफी कोशिश के बावजूद किडनैपर्स सुहेल हिंगोरा को किडनैप कर लेते हैं। अब उसके बाद फिर किडनैप करने के बाद किडनैपर्स वहां से निकल जाते हैं और उस कंपनी के उस फैक्ट्री में जो भी चश्मदीद होते हैं वो फौरन हनीफ हिंगोरा को कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद उनसे बताते हैं कि इस तरीके से सुहेल सर का किडनैप हो चुका है। अब हनीफ हिंगोरा उसके बाद पुलिस को कॉल करते हैं और काफी परेशान। पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है, लेकिन 3 दिन गुजर जाता है, पुलिस के हाथ अभी भी कुछ नहीं लगता, यानी सुहेल हिंगोरा का कोई अता पता पुलिस के हाथ नहीं था। 3 दिन के बाद हनीफ हिंगोरा के पास एक कॉल आती है। हनीफ हिंगोरा कॉल उठाते हैं। कॉल उठाने के बाद सामने से एक आदमी की आवाज आती है और वो बताता है कि सुहेल हिंगोरा को उसी ने किडनैप किया है और काफी डराने के बाद कि अगर ये बात आप पुलिस को बताएंगे या पुलिस तक जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है कि सुहेल हिंगोरा के साथ हम क्या कर सकते हैं। अब ये सुनने के बाद हनीफ हिंगोरा काफी घबरा जाते हैं। घबराने के बाद फिर वो उसकी बात सुनते हैं। फिर कुछ देर के बाद एक ऐसा वर्ड उस किडनैपर के मुंह से निकलता है कि हनीफ हिंगोरा ये सुनने के बाद खुद होश में नहीं होते, यानी उनके दिमाग काम करना बंद कर देता है। होता यह है कि किडनैपर उनसे फिरौती मांगता है और फिरौती भी कोई छोटी मोटी नहीं, डायरेक्ट 100 करोड़। 100 करोड़ सुनने के बाद हनीफ हिंगोरा के पैर से जमीन खिसक गई। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि 100 करोड़ शायद मुश्किल हो मेरे लिए देना, मैं 100 करोड़ नहीं दे सकता, कुछ कम करो। लेकिन किडनैपर अड़ जाते हैं कि नहीं, 100 करोड़ से नीचे नहीं आएंगे हम। अब उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस पूछताछ करती है तो बताते हैं कि यहाँ किडनैपर का कॉल आया था। अब ये करने के बाद अब पुलिस सारे घर वालों के फोन्स को सर्विलांस पे लगा देते हैं और पुलिस उस नंबर को ट्रेस करना चाहती है जिस नंबर से कॉल आया था। पुलिस नाकाम रहती है। उसकी वजह ये होती है कि वो कॉल यूपी से किया गया था, यानी किडनैप गुजरात से होता है और फिरौती के लिए कॉल यूपी से आती है। अब उसके बाद फिर कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद दूसरी कॉल आती है किडनैपर की और किडनैपर की कॉल आने के बाद फिर से फिरौती को लेकर बातचीत होती है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं बनता, यानी हनीफ हिंगोरा की बात नहीं मानी जाती। अब उसके बाद दोबारा से पुलिस कॉल को ट्रेस करना चाहती है, लेकिन दोबारा भी पुलिस नाकाम हो रही थी। उसकी वजह यह होती है कि इस बार जो कॉल किया गया था वो छत्तीसगढ़ से किया गया था। कई बार, लगभग 5 से 6 बार ये कॉल आती है और बार्गेनिंग चालू होती है कि हम 100 करोड़ नहीं दे सकते, कुछ कम किया जाए, लेकिन किडनैपर 100 करोड़ पे अड़े रहते हैं। उसके बाद हनीफ हिंगोरा अपनी सिचुएशन को बताते हैं किडनैपर से, लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस जब भी ट्रेस करना चाहती है तो पता चलता है कि ये अलग स्टेट से कॉल आई है और जब तक कॉल को ट्रेस किया जाता उस वक्त तक मोबाइल स्विच ऑफ हो जाते थे। अब ये सब देखने के बाद पुलिस भी हाथ अपने गीले कर चुकी थी।
हनीफ इंगोरा भी ये कम कराते हुए, फिरौती की रकम कम कराते हुए आजिज आ चुके थे, उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही थी। अब ये केस सीआईडी को दे दिया जाता है। सीआईडी अब इस केस को हैंडल करती है। उसके बाद फिर किडनैपर को एक बार और कॉल आता है हनीफ इंगोरा का। उसके बाद किडनैपर्स को भी महसूस होता है कि शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था, कुछ ज़्यादा ही रकम मांग ली है। इस वजह से उन्होंने फिर ये रकम को कम किया और कहा जाता है कि 9 से 25 करोड़ के बीच में ये मामला डन हुआ था। अच्छा, ये 9 और 25 क्यों है? इसकी वजह ये कि जब भी ऑफिशियल रिकॉर्ड निकाला जाता तो पता चलता था कि 9 करोड़ है, लेकिन अंदर की बात जो निकल के आती थी वो ये होता था कि बात 25 करोड़ में डन हुई थी। अब ये मामले में पुलिस भी कंफ्यूज थी, लेकिन होता यह है कि जब ये 9 से 25 करोड़ के बीच ये मामला तय हो जाता है तो फिर ये होता है कि हम दोबारा आपको कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि किस जगह पैसा रखना है और किस जगह से आपको अपने बेटे को उठाना है। इससे पहले अगर आपने पुलिस से कोई भी राब्ता रखा या पुलिस से कोई भी कांटेक्ट किया हमारे मुखालिफ या हमारी खिलाफ कोई चाल चलने के लिए, तो आप जानते हैं कि आपका बेटा आपको जिंदा नहीं मिलेगा। और तरीका ये होगा कि आप पहले पैसा देंगे और पैसा देने के बाद अगर हमें ये लगेगा कि आपने पुलिस का कोई सहारा नहीं लिया हमारे खिलाफ, तो हम आपको बता देंगे कि आपका बेटा कहाँ पे। लेकिन इस बीच अगर हमें जरा भी शक हुआ कि आपने पुलिस का सहारा लिया है हमारे खिलाफ, तो हम आपको और आपके बेटे को दोनों को वहीं पे मार देंगे। अब ये सुनने के बाद हनीफ इंगोरा काफी घबरा जाते हैं। पुलिस जो कि उनकी कॉल सर्विलांस पे लगाकर सारी बात सुनती है, वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे आती है। यानी सीआईडी वाले भी थोड़ा बैकफुट पे इसलिए आते हैं कि उनकी एक गलती हनीफ इंगोरा के बेटे सुहेल हिंगोरा की जान को गंवा सकता है। इस वजह से सीआईडी भी एक कदम पीछे हटती है और हनीफ इंगोरा पैसे का इंतजाम करते हैं। और उसके बाद दोबारा से किडनैपर्स की कॉल आती है और इस बार जब कॉल आई थी तो इस बार कॉल मध्य प्रदेश से आई थी। अब ये कॉल आने के बाद जब दोबारा से बात हुई तो बताया गया कि आप ऐसा करिए कि पटना आ जाइए, पैसे को लेकर आप पटना आ जाइए और पटना से फिर हम बताएंगे कि आपको कहाँ आना है। अभी भी किडनैपर्स उनको मेन एग्जैक्ट जगह नहीं बताते हैं कि किस जगह पे आपको पैसा रखना है या किस जगह से आपको अपने बेटे को उठाना है। वो पटना बुलाते हैं। जब ये पटना पहुंच जाते हैं दूसरे दिन उनको दोबारा से कॉल आती है और इस बार कॉल करने वाला ये कहता है कि आप ऐसा करिए कि छपरा आ जाइए। फिर वो छपरा जाते हैं और छपरा में बताते हैं कि एक जगह इस जगह पर पैसा रख दीजिए। और पैसा रखने के बाद वहां से किडनैपर पैसा उठाता है और कहता है कि अब जाइए आप वापस पटना और फला ब्रिज के नीचे आपको आपका बेटा मिल जाएगा। अब उसके बाद सुहेल हिंगोरा के बाप यानी हनीफ हिंगोरा पटना से छपरा से वापस पटना आते हैं और पटना आने के बाद उस पुल के पास जाते हैं तो उनका बेटा उसी तरीके से सही सलामत जिस तरीके से किडनैपर्स ने कहा था कि हम आपके बेटे को, अगर आपने सही तरीके से काम किया तो हम आपके बेटे को एक खरोच नहीं आने देंगे। और इस तरीके से लगभग किडनैप होने के बाद से लगभग 27 दिन के बाद हनीफ हिंगोरा को उनका बेटा सुहेल हिंगोरा मिल चुका था। अब उसके बाद पुल के नीचे से वो अपने बेटे को लेवा कर जाते हैं और उस वक्त जाहिर सी बात है कि 27 दिन तक किडनैपर्स की कस्टडी में रहना और काफ़ी दिमागी संतुलन इधर उधर हो जाता है। इस वजह से उसकी तबीयत काफ़ी सही नहीं थी। इस वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ से फिर गुजरात जाते हैं। गुजरात जाने के बाद अब 2 दिन के बाद रेस्ट के बाद अब पुलिस का काम शुरू होता है। यानी सीआईडी जो थी उसका काम ये शुरू होता है कि अब वो सुहेल हिंगोरा से बातचीत करना चाहती है। उसके बाद फिर हनीफ हिंगोरा के घर सीआईडी आती है, सुहेल हिंगोरा की हाल चाल लेती है। हाल चाल लेने के बाद अब वो पूछताछ करती है। सुहेल हिंगोरा से पूछते हैं कि आखिर मामला क्या था, किस तरीके से आपको किडनैप किया गया, क्या क्या आपने देखा और क्या आप कोई भी सबूत, कोई भी ऐसी वजह आप हमको बता सकते हैं जिसकी वजह से हम उन किडनैपर्स तक पहुंच सकें। तो सुहेल हिंगोरा का जवाब था कि शायद मैं इस मामले में आपकी कोई मदद ना कर सकूं। उसकी वजह उसने ये बताई कि जिस वक्त उसे किडनैप किया गया उस वक्त उसको जिस गाड़ी में लेकर जाया जा रहा था उस गाड़ी में उस पे काली पट्टी से उसकी आंख बंद कर दी जाती थी और जब भी वो होश में आता तो उसे किसी किस्म का इंजेक्शन दिया जाता और उसे बेहोश कर दिया जाता। रास्ते में जब भी उसे होश आता दोबारा से उसे इंजेक्शन दे दिया जाता और फिर वो बेहोश हो जाता। कई बार उसका ये भी कहना था कि कई बार मुझे होश आया तो मैं ये जाहिर भी नहीं किया कि मैं होश में आ चुका हूं ताकि उनकी कुछ बातें मैं सुन सकूं। इसकी वजह ये थी कि उसका कोई फायदा इसलिए नहीं पहुंचा उसे
क्योंकि वो अपना नाम भी नहीं लेते थे। वो जो भी बात करते थे तो कोड वर्ड में बात करते थे। उसके बाद सीआईडी पूछती है कि अच्छा आपको किधर लेकर जाया गया, यानी किस जगह आपको रखा गया था, क्या उस जगह के आसपास की कोई भी खबर या कोई भी निशानी आप हमको बता सकते हैं। तो हनीफ हिंगोरा के बेटे सुहेल हिंगोरा का कहना था कि शायद इसमें भी मैं आपकी कोई हेल्प ना कर सकूं। इसमें होता यह है कि उसे पहले एक घर में रखा जाता है और घर से यानी गाड़ी से घर तक लेके जाने में उसकी आंखें बंद होती, कोई भी बातचीत नहीं होती। घर में लेकर जाके मुझे रखा जाता, एक कमरे में बंद किया जाता। उस कमरे में मुझे 2 से 4 दिन रखा गया, फिर दूसरा कमरा चेंज किया गया। इस तरीके से 3 से 4 घर मुझे ऐसे चेंज करा दिया गया शुरुआत में। उसके बाद आखिर में मुझे जहां रखा गया उस जगह मैं आखिर 20-22 दिन जो भी मैं रहा वो उसी घर में रहा। और उस घर में मामला ये था कि वो घर एक कमरे में मुझे रखते थे और उसी में मेरा सब कुछ इंतजाम करते थे खाने पीने का। लेकिन उन्होंने कभी मुझे मारा नहीं या कभी टॉर्चर, बेहद ज्यादा टॉर्चर नहीं किया। अब ये होने के बाद सीआईडी थोड़ा सा कूल होती है। उसकी वजह ये होती है कि अभी भी हनीफ हिंगोरा के बेटे सुहेल हिंगोरा की जुबानी उन्होंने जो भी सुना था वो किसी काम का नहीं था सीआईडी के लिए। अब किस्तों में सीआईडी उससे पूछताछ करती, थोड़ा रेस्ट देती, फिर दूसरे दिन आती पूछताछ करती और उनसे कहती कि अगर कभी भी आपको कोई छोटी से छोटी चीज यानी उस जगह की कोई भी छोटी मोटी चीज आपको याद आए तो आप हमें तुरंत बताइए जिससे हम उन तक पहुंच सकें। अब यह भी इम्पॉसिबल था, लेकिन सीआईडी सुहेल हिंगोरा के भरोसे इस बात को छोड़ती। उसके बाद अचानक सुहेल हिंगोरा सीआईडी को बुलाता है। उसकी वजह होती है कि उसे कुछ ऐसी चीज याद आती है कि उसे ये लगता है कि शायद ये काम की हो। लेकिन इससे पहले इसी चीज को उसकी सोच ये थी कि ये चीज बताने के लायक नहीं है, शायद इससे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन आखिर में उसका दिमाग खुल जाता है कि शायद ये काम का हो और सीआईडी आती है। सीआईडी से फिर उसने बताया कि जिस कमरे में उसे रखा गया था उस कमरे में उसे खाने का भी इंतजाम था, सब कुछ था। उस घर में एक शादी थी और जिसकी शादी थी वो खुद आता था, मेरी हालचाल लेता था, बल्कि मुझसे काम भी करवाता था। जिस कमरे में शुरुआत में मुझे बंद किया गया था उस कमरे को मुझसे ही साफ करवाया गया और फिर बाद में मुझसे ही उस कमरे को पेंट भी करवाया गया। और ये काम करवाने के बाद फिर उसी कमरे में शायद दुल्हन का कमरा या दूल्हे का कमरा जो भी था उसी कमरे को बनाया गया था और मुझे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। अब ये पुलिस सुनने के बाद थोड़ा सा उनको करीब लगता है कि कुछ मामला करीब हो सकता है। अब उसके बाद फिर ये बताता है कि लेकिन जिस कमरे में मुझे रखा गया था उस कमरे में मेरे लिए एक टीवी भी लगवा कर दिया गया था कि ताकि मैं बोर ना हूं, मैं टीवी में अपना जो भी मनपसंद प्रोग्राम आता हो वो देख सकूं। अब इस टीवी का मामला ये था कि वह क्या अक्सर उस टीवी में रिचार्ज खत्म हो जाया करते थे या रिचार्ज खत्म होने का अलर्ट आता था और वो अलर्ट जब आता था तो उसके साथ जो डिश का नंबर था वो नंबर भी आता था और वो नंबर इतनी मरतबा आया था कि मुझे अब वो अंदाज़ी याद हो चुका है। यानी अब मैं मुज़बानी उसको बोल सकता हूँ उस नंबर को। लेकिन शुरुआत में मुझे लगता था ये शायद किसी काम का ना हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये किसी काम का हो सकता है। ये सुनने के बाद अब सीआईडी थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हुई। अब उसके बाद नंबर पूछा गया। नंबर पूछने के बाद फिर सीआईडी चेक करती है, क्योंकि वो डिश जो था वो एयरटेल का था। एयरटेल कंपनी से वो पूछताछ करती है, नंबर दिखाती है तो पता चलता है कि ये बिहार के छपरा का है। अब वो छपरा पहुंचती है। छपरा जाने के बाद अब वहां के जो लोकल स्टाफ होते हैं एयरटेल के, जो डिश का कनेक्शन करते हैं, उनसे पूछताछ करती है। उनसे पूछताछ करने के बाद पता चलता है एक घर का। वो घर के करीब जाते हैं, घर में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि इस घर में अभी ताज़ा ताज़ा किसी की शादी हुई है। जिस तरीके से सजावट और शुभ विवाह और इस तरीके के स्लोगन जो लिखे होते हैं दीवार पे, अभी भी लिखे हैं, उनको ये कंफर्म हो चुका था जो भी है इसी घर से सारा मामला तय किया गया। अब उस घर में जो मौजूद था, यानी जो भी रंजीत सिंह नाम का एक जो मेन व्यक्ति था, पुलिस उसे पकड़ती है। उसके बाद फिर उसके कुछ भाइयों को पकड़ती है। अब उसके बाद इनसे पूछताछ होती है। पूछताछ में वही 9 से 25 करोड़ की बात सामने आती है कि इन्होंने फिरौती मांगी और इस तरीके से खर्च किया उसे पैसा। कुछ तो उसमें से ये भी थे कि जिस टाइम उन्हें पैसा मिला था उसके बाद एक व्यक्ति फ्लाइट से दिल्ली आता है और दिल्ली आने के बाद लगभग लाखों रुपए की पजेरो कार वो वहां से बिहार यानी छपरा तक वापस आता है उस गाड़ी से।
इस तरीके से उन्होंने पैसे खर्च किए थे। अब ये सब कुछ पुलिस उनसे पूछताछ करती है, घर के मुखिया का पता लगाती है कि आखिर इस घर का मुखिया कौन है। तो पता चलता है कि इस घर के मुखिया का नाम नागमणि सिंह है और नागमणि सिंह झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और ये सारे कारनामे इंस्पेक्टर के बेटे ने किया है। और इस सारी किडनैपिंग्स में लगभग 1-2 लोग नहीं शामिल है, 50 लोग की गिनती इसमें शामिल की गई है कि ये सारे लोग इस किडनैपिंग में शामिल थे और सब लोग तितर बितर हो चुके थे। कोई कहीं भाग गया था, कोई कहीं भाग गया था। पैसे का बंटवारा जिसका जिस तरीके से काम था उस तरीके से उसे पैसा दिया गया था। अब उसके बाद फिर आगे जाने के बाद धीरे धीरे किस्तों में एक लोग करके अरेस्ट होते गए और लगभग आगे जाने के बाद 50 लोग अरेस्ट हो चुके थे। अब उसके बाद फिर पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर पैसा कहाँ है, तो कुछ पैसा तो बरामद किया जाता है, लेकिन अक्सर करके जो पैसे की ज्यादा रकम थी वो खर्च हो चुकी थी। लेकिन उससे भी जितने भी अकाउंट थे, जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे, वो सारे अकाउंट्स को सीज कर दिया गया था। इस तरीके से किडनैपर्स पकड़े गए थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किडनैपर्स ने कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं छोड़ा था जिससे सीआईडी या पुलिस उन तक पहुंच सकती थी, सिवाय एक छोटा सा क्लू जो कि उन्होंने छोड़ा भी नहीं। गलती हो गई, अगर वो रिचार्ज पूरा हुआ होता या रिचार्ज खत्म होने की डेट ना आई होती तो शायद अब भी किडनैपर्स आजाद घूमते और वो पकड़े ना जाते। लेकिन एक ऐसी क्लू, एक ऐसा शक का दायरा बन गया उस डिश टीवी के कनेक्शन की आईडी जो थी, यानी डिश टीवी की जो आईडी नंबर थे, उसकी वजह से ये किडनैपर पकड़े गए। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।